एवरीवन वेलकम बैक माई सेल्फ गौरव शर्मा। और आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। और साथ ही साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्गल डायग्राम को। और ऑर्गल डायग्राम के अलावा हम यहाँ पे तनाबे-सुगानो डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से निकलकर एक्साइटेड स्टेट में जाता है तब हमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन लेस एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाता है या फिर बोले तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तब हमें एक स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए हमें कुछ टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो टर्म होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड टर्म। ग्राउंड टर्म की हमको रिक्वायरमेंट होगी जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या फिर ट्रांजिशन मेटल में। तो देख लीजिए, ग्राउंड टर्म का फॉर्मूला होता है 2s+1l। साथ ही साथ हमको ग्राउंड स्टेट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ये क्या होता है 2s+1lj। ठीक है, तो यहाँ पे दो फार्मूले हैं और ये दो फार्मूले हमको रिक्वायर होंगे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ने वाले हैं ट्रांजिशन मेटल का। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो 2s+1 है, जो आपका 2s+1 है, इसको बोला जा रहा है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और यहाँ पे जो s होता है इसको बोलते हैं टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। तो इसको क्या बोलेंगे, s क्या होता है आपका टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है। और l की अगर हम बात करें तो l यहाँ पे क्या होता है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है ग्राउंड टर्म के लिए। सबसे पहले हमें क्या रिक्वायर होगा, 2s+1 की वैल्यू रिक्वायर होगी और साथ साथ में L की वैल्यू रिक्वायर होगी। तो हमने आपको बताया 2s+1 क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। जो s होता है उसको क्या बोलते हैं टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर बोलेंगे। और L क्या रहेगा आपका टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। चलिए आगे चल लेते हैं और J की बात कर लेते हैं। J यहाँ पे क्या है, तो देख लीजिए J है आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे तीन क्वांटम नंबर की हमने बात की। सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है वो क्या है, स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। दूसरा है हमारा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और तीसरा है हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। चलिए अब ये इतना हमारा हो गया है। हमें जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए हमें दो टर्म्स की ज़रूरत थी, एक ग्राउंड टर्म और एक ग्राउंड स्टेट। ये दोनों हम निकालेंगे, आगे हम करके भी देखेंगे इसको हम कैसे निकालते हैं। चलिए उससे पहले कुछ कपलिंग देख लेते हैं। कपलिंग क्या होती है, देखिए कपलिंग तीन तरह की होती है। कपलिंग तीन तरह की होती है। नंबर एक कपलिंग होती है एस कपलिंग। सबसे पहले जो कपलिंग है उसको बोला जाता है एस कपलिंग। चलिए देखिए एस कपलिंग क्या होती है, व्हेन स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद स्पिन मोमेंटम ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन देन वी गेट अ रिजल्टेंट टोटल एंगुलर स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए क्या होता है कि सपोज़ कीजिए कोई एक एटम है और उसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इनकी अलग अलग स्पिन है। सपोज़ कीजिए इसकी 1/2 स्पिन है, इसकी 1/2 स्पिन है। जब ये आपस में क्या हो जाती है इंटरेक्ट करेगी तब हमें क्या मिलता है एस कपलिंग मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं टोटल रिजल्टेंट भी बोलते हैं या फिर इसको हम टोटल एंगुलर स्पिन क्वांटम नंबर मोमेंटम नंबर भी बोलते हैं। तो देख लीजिए जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगी वो क्या आएगी S1 + S2 + S3। तो देख लीजिए ये क्या है इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम है अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, जैसे कोई एटम रहा उसके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक के लिए स्पिन की वैल्यू S1 है, दूसरे के लिए क्या है S2 है। तो जब इन सबको ऐड कर दिया जाएगा तब हमें क्या मिलेगा टोटल एंगुलर स्पिन मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, तो S निकालने का ये तरीका हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इनको कैसे हम निकालेंगे। देखिए कैसे हम एस कपलिंग करेंगे। सपोज़ कीजिए आपके पास P1 सिस्टम है और P1 सिस्टम को मैंने ऑर्बिटल में इस तरह से इसको फिल किया है। यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और आपको पता है जब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो एस की वैल्यू कितनी हो जाती है +½ हो जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एस की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मुझे क्या चाहिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी चाहिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे 2s+1। तो 2s+1 में मैंने क्या किया एस की जगह 1/2 रख दिया तो मेरे पास 2 आ गया। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आई 2s+1 की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं 2s+1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि P2 सिस्टम दे दिया है, तो P2 सिस्टम के लिए आप देख लीजिए कितने तरीके हैं इलेक्ट्रॉन को फिल करने के। हो सकता है इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल किया जाए, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल किया जाए
या फिर हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल किया जाए। तो अकॉर्डिंग टू हुंड हमें क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल्ड करना है, और जब तक उसको पेयर नहीं करेंगे तब तक सभी ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन ऐसे भर के देखे, ऐसे भर के देखे, इसके ये तो हुंड को रूल को फॉलो ही नहीं करेगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए जो एस की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ आती है और दूसरे अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए भी कितनी आ गई, हाफ। दोनों को ऐड कर दिया तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अगर सपोज कीजिए आपका इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे भरा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर की साइड है, एक नीचे की साइड है, तो अप स्पिन के लिए जब स्पिन अप होती है तो उसके लिए एस की वैल्यू आती है +½ और जब ये नीचे की तरह स्पिन होती है तब क्या आती है, -½ जब इस तरह होगा। तो दोनों को ऐड कर दिया, -½ +½ को जब ऐड किया तो 0 आ गया। तो 2 वैल्यू हमें देखने को मिली, क्या, 1 और 0। तीसरी वैल्यू भी आ सकती है, देखिए तीसरी वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, ये रही आपकी तीसरी वैल्यू। जब आप इसको एक ही ऑर्बिटल में भरेंगे तो सेम आएगा, एक ऊपर की तरफ है तो +½ और एक नीचे की तरफ है तो -½ दोनों को हमने ऐड किया तो क्या आया, 0। इससे हम क्या कर सकते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा है, इसको आप ध्यान कीजिए। देखिए इसमें क्या लिखा जा रहा है, मल्टीप्लिसिटी 2s+1 कैन नॉट बी नेगेटिव और 0। तो आपकी जो मल्टीप्लिसिटी होगी 2s+1 होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता और वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे हमने P3 सिस्टम लिया तो P3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, हमने इसको ऐसे फिल किया तो यहाँ पे टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए S की वैल्यू होती है ½ तो 3 के लिए कितनी हो जाएगी, ½ +½ +½ तीनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। तो यहाँ पे आपको कितना आ गया, 3/2। ये S की वैल्यू आ गई। अब देखिए जैसे P4 की वैल्यू निकालनी, P4 दे दिया हमको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P4 दे दिया और उसके लिए मुझे S की वैल्यू अगर निकालनी तो क्या करूँगा, पहले सिंगली एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगा, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे फिल करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरे पास प्रेजेंट है ना, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरे पास प्रेजेंट है कुछ इस तरह से। जब इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसको आप देख लीजिए, इसको ध्यान भी देंगे। द वैल्यू ऑफ एस कैन नॉट बी नेगेटिव, जो एस की वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, एल की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं रहेगी और जे की वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं रहेगी। ये 3 पॉइंट हैं, इनको हम याद रखेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या फिर ट्रांजिशन मेटल का। एस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, एल की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं रहेगी और जे की वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं रहेगी। चलिए P5 सिस्टम के लिए देख लीजिए। अब P5 सिस्टम के लिए हमने इसको ऐसे भर दिया, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ½ आ गई। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें देखिए हमने क्या किया, सभी इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया है। P6 सिस्टम है तो देख सकते हैं 3 अप ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन है तो 3/2, 3 नीचे की तरफ है तो -3/2, तो क्या आ गया आपका, 0 आ गया। चलिए इस तरह से हमने किसकी वैल्यू निकालना सीखा, हमने S की वैल्यू निकालना सीखा। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रॉन अप स्पिन है, ऊपर की तरफ उसकी स्पिन है तो +½ लेके चलेंगे, अगर नीचे की तरफ है तो उसको क्या लेके चलेंगे, -½ लेके चलेंगे और सभी इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए इनको हम ऐड करके चल लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अगर आपकी S की वैल्यू 0 आती है, अगर S की वैल्यू कितनी आती है, 0 आएगी तो 2s+1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे इस फॉर्मूले में तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब आप यहाँ पे S की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये कैसे आएगा, आपका सिंगलेट आ जाएगा। जब S की वैल्यू कितनी रहेगी, ½ रहेगी, तब यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब आप यहाँ पे रखेंगे ½ रखेंगे तो 2 आ जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे डबलेट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमें क्या है मिल जाएगा कि इससे हम सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट हम निकाल सकते हैं। ये आएंगे S ऑर्बिटल के लिए, ये आएगा P ऑर्बिटल के लिए और इसी तरह से आगे जाएंगे तो जो क्विंटेट होगा आपका, क्विंटेट और सेक्सटेट होगा वो किस में आएंगे, D ऑर्बिटल में। जो सेप्टेट और ऑक्टेट होगा वो आपका F ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैं फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ ऊपर से, कि जो आप स्पिन की वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन को जब आप ऑर्बिटल में भरेंगे, अगर S की वैल्यू 0 और ½ आती है तो 2s+1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 2 आएगी। सिंगलेट और डबलेट आ जाएंगे, ये S ऑर्बिटल में आएंगे। अगर S की वैल्यू आपने 1 कैलकुलेट की या फिर 3/2 कैलकुलेट की तब यहाँ पे कितना आएगा, 3 4 आ जाएगा और ये ट्रिपलेट क्वार्टेट आएंगे, किसी में आते हैं P ऑर्बिटल में। ठीक है, तो एंड ऐसे ही आ गई
आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे जैसे एस की वैल्यू बढ़ती रहेगी वैसे वैसे जो हमारे क्विंटेट 68 होंगे ये भी बढ़ते रहेंगे और ओवरऑल ये हायर ऑर्बिटल की तरफ जाते रहेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, एल कपलिंग देख लेते हैं। तो जैसे आपका एस कपलिंग होता है ऐसे एल कपलिंग होता है। जब क्या होगा, व्हेन एंगुलर मोमेंटम इंटरेक्ट विद द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल। अगर हमारे पास सपोज कीजिए कोई एटम है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एक की एल की वैल्यू है L1, दूसरे की क्या है L2। तो मुझे टोटल निकालना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको ऐड कर दूंगा। इनको ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल से इसको हम कैसे निकालते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिया है P1 सिस्टम। चलिए P1 सिस्टम के लिए देख लीजिए। P1 सिस्टम में क्या होता है, देखिए जो P ऑर्बिटल होते हैं वे 3 होते हैं, एक +1, इसकी वैल्यू होती है +1, 0 और -1, ठीक है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि P1 सिस्टम है तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। L की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। और क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसकी स्पिन अपसाइड है तो ये क्या आएगा, हाफ। तो S की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। P की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। L की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई और S की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। तो दोनों चीज़ें हमने निकाल ली है, L की वैल्यू भी निकाल ली है और S की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हम 2s+1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर S की वैल्यू मेरे पास आ जाए। चलिए यहाँ पे कुछ नोटेशन है, इसको आप देखेंगे नोटेशन कैसे हम यूज करेंगे। देखिए अगर आपकी L की वैल्यू जैसे ऊपर हमने किया था, अगर वहाँ पे L की वैल्यू 0 आ जाए, सपोज़ कीजिए L की वैल्यू 0 आ रही है, जैसे कैसे आ सकती है L की वैल्यू 0 मैं बताता हूँ। अगर P6 सिस्टम है, सपोज़ कीजिए P6 सिस्टम है, तो P6 सिस्टम में क्या रहेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन इस तरह से पेयर रहेंगे, इस तरह से पेयर रहेंगे। यहाँ पे 0 लिखा रहता है, यहाँ पे क्या लिखा रहता है, +1 और यहाँ पे लिखा रहता है -1। तो जब आप इसको करेंगे सोल्व तो कितना आएगा, -2 आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई +1 तो +2 आ गया। और जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आ जाएगा और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -2 आ जाएगा। तो इसको इससे कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 0। अगर आपके पास कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है तब उसके लिए S की वैल्यू 0 आती है। तो चलिए अब देख लीजिए, अगर S की वैल्यू 0 आएगी, अगर L की वैल्यू 0 आती है तो नोटेशन यूज़ करेंगे S। सपोज़ कीजिए आपकी L की वैल्यू आ गई 0, तब नोटेशन यूज़ करेंगे S। अगर L की वैल्यू आपने कैलकुलेट की और वो 1 आ गई तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे नोटेशन P। अगर L की वैल्यू आपकी आती है 3 तब उसके लिए नोटेशन डिनोट करेंगे हम D। और अगर L की वैल्यू आ गई 4 तब उसके लिए नोटेशन हम क्या यूज़ करने वाले हैं, F। आप देख सकते हैं सो ऑन, जैसे जैसे आपके L की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम नोटेशन को भी चेंज करते चले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे साथ साथ एक और चीज़ भी देख लेते हैं कि इस नोटेशन में हमने S P D F G H तक यूज़ किया है और उसके बाद I भी यूज़ किया है, लेकिन हमने J यूज़ नहीं किया है। हमने J यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमने J कहाँ यूज़ कर लिया है, ग्राउंड स्टेट में। हमने जो J है वो कहाँ यूज़ कर लिया, ग्राउंड स्टेट में हमने इसको यूज़ कर लिया है, इसलिए हम उसको नोटेशन में यूज़ नहीं करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए जैसे देखिए यहाँ पे अब मैं ग्राउंड टर्म निकालने वाला हूँ, किसके लिए, P2 सिस्टम के लिए। तो P2 सिस्टम के लिए देखिए हमने इसको इस तरह से फिल कर दिया, इलेक्ट्रॉन को हमने ऑर्बिटल में फिल कर दिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं L की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। कैसे आएगी 1, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसे आएगी। इस 1 की मल्टीप्लाई कीजिए इस 1 से तो कितना आएगा, +1। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 0 से तो कितना आएगा, 0, ठीक है। तो कितना आ गया, 1। तो L की वैल्यू आ गई 1। जैसे हमने पीछे टेबल में देखा, अगर L की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, तो कौन सा नोटेशन यूज़ करेंगे, P। तो हमने P यूज़ कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होती है वैल्यू, +½ होती है। तो 2 के लिए क्या हो गई, 1 हो गई। दोनों को हमने ऐड कर लिया। अब मेरे पास L की वैल्यू भी है और मेरे पास S की वैल्यू भी है, तो मुझे निकालनी है ग्राउंड टर्म। ग्राउंड टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, 2s+1l। ये है हमारा फॉर्मूला ग्राउंड टर्म का। तो देखिए जब मेरे पास S की वैल्यू 1 आ गई तो 2s+1 की वैल्यू कितनी निकाल ली मैंने, 3। 2s+1 की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली, 3 निकाल ली है। और मैंने इसको रख दिया यहाँ पे, इसकी जगह पे रख दिया मैंने 3
और एल की वैल्यू कितनी आई है हमारी, एल की वैल्यू आई है 1, एल की वैल्यू कितनी आई है 1, और 1 के लिए कौन सी नोटेशन हम यूज़ करते हैं, पी, तो यहाँ पे ग्राउंड टर्म हो गई हमारी 3p। क्लियर होगा आप लोगों को कैसे निकालेंगे, पहले एल की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर हम क्या करेंगे एस की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे 2s+1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे 2s+1 एल यूज़ कर लेंगे। 2s+1 की वैल्यू निकाल ली हमने, एल की वैल्यू निकाल ली, उससे हमारी क्या आएगी, ग्राउंड टर्म आ जाएगी। अब देखिए दूसरा तरीका ये है कि हम इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में फिल कर दें इस तरह से, है ना, ये भी तरीका यहाँ पे है। इसके लिए क्या होगा, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक ऑर्बिटल में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली टर्म से तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे एल की वैल्यू आ गई 2। अब जैसे कि हमने पीछे नोटेशन में देखा, अगर एल की वैल्यू 1 आती है, 0 आती है तो एस का नोटेशन यूज़ करते हैं, एल की वैल्यू अगर 1 आती है तो पी नोटेशन यूज़ करते हैं, अगर एल की वैल्यू 2 आएगी तो हम कौन सी नोटेशन यूज़ करेंगे, डी। तो यहाँ पे हम डी क्या करेंगे, नोटेशन यूज़ करेंगे। अब बात कर लेते हैं एस की, तो एस में देखिए एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अप साइड है उसके लिए हाफ आ गया, एक नीचे की साइड है उसके लिए -हाफ आ गया, तो क्या आ गया 0। तो एस की वैल्यू इसके लिए क्या हो गई 0। अब देखिए एस की वैल्यू 0 है तो 2s+1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो ग्राउंड टर्म आएगी वो कितनी आएगी, 1d, क्योंकि 2s+1 की वैल्यू कितनी है 1 है, और l की वैल्यू कितनी है 2 है, उसके लिए d यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया 1d। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका P2 सिस्टम है, उसके लिए क्या रहेगा, 2 टर्म आएंगी, एक आएगी 3p, एक आएगी आपकी 1d, ये होगी आपकी ग्राउंड टर्म और ये होगी आपकी एक्साइटेड टर्म, दिस इज एक्साइटेड टर्म, ठीक है, ये इसकी क्या रहेगी, एक्साइटेड टर्म रहेगी। तो 2 टर्म यहाँ पे आ जाएंगी, एक टर्म ये आएगी, एक टर्म ये आएगी, ठीक है, ये आपकी एक्साइटेड टर्म है, क्या आपकी ग्राउंड टर्म है। चलिए आगे चलते हैं और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे P3 का मेरे को निकालना है ग्राउंड टर्म, तो कैसे निकालूंगा मैं, पहले मैं क्या करूँगा, 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे s की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी, 3/2 आएगी, क्योंकि एक के लिए होती है हाफ, तो इनके लिए कितनी जाएगी 3/2। यहाँ से मैं 2s+1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 × 3/2 + 1 आ जाएगा, इक्वल टू वोट 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2s+1 की वैल्यू तो मेरे पास 4 आ गई। और l की वैल्यू देखिए, ये 0 होता है, ये +1 होता है, ये -1 होता है, तो निकाल लीजिए l की वैल्यू कैसे आएगी, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1, और फिर 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 0, और जब लास्ट में क्या करेंगे, इस 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -1, इससे कैंसिल हो गया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो l की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 0, और s की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, s की वैल्यू कितनी आई 3/2। 2s+1 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 4 निकाली। अब लगा देते हैं फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या है 2s+1l, ये फॉर्मूला है। 2s+1 की जगह क्या रख दीजिए 4 रख दीजिए, l की जगह क्या रख दीजिए आप, l की जगह रख दीजिए, क्योंकि l की वैल्यू 0 है तो कौन सा नोटेशन यूज़ करेंगे s, तो क्या हो जाएगा ये 4s। क्लियर हो आप लोगों को। चलिए बात कर लेते हैं LS कपलिंग की। देखिए जो आपकी LS कपलिंग होती है वो कपलिंग कब आएगी, जब टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम S क्या करेगी, कपल करेगी L के साथ। जो आपने पीछे S की वैल्यू निकाली, L की वैल्यू निकाली, अगर ये आपस में क्या करने लगे, कपल करने लगे, तब हमें J की वैल्यू मिल जाती है। J को हम क्या बोलते हैं, LS कपलिंग बोलते हैं। देखिए जो J की वैल्यू होती है वो होती है आपकी L+S से लेकर L-S तक, ठीक है। J की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, L+S से लेकर क्या होगी, L-S तक होगी। यहाँ पे जो डिफरेंस रहेगा वो एक यूनिट का डिफरेंस रहता है। J की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। देखिए मैंने आपको पीछे बताया, S की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं रहेगी, L की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं रहेगी, और J की वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं रहेगी। इन तीनों की जो वैल्यूज़ रहेंगी वो नेगेटिव नहीं रहेंगी। अब बात ये आती है कि हम J की किस वैल्यू को यूज़ करें, हम इस वाली वैल्यू को यूज़ करें या फिर इस वाली को यूज़ करें। देखिए अगर आपके पास कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिससे ऑर्बिटल मोर देन हाफ फील्ड हो, अगर आपका जो ऑर्बिटल है वो मोर देन हाफ फील्ड हो तो उसको क्या बोलेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे L+S। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, लेस देन हाफ फील्ड है, तब हम यूज़ करेंगे L-S। तो ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास क्या है, मोर देन हाफ फील्ड, जैसे इसमें P सिस्टम में देखिए, P वाले में
तो देखिए ये मोर देन हाफ फील्ड हो गया, ये मोर देन हाफ फील्ड हो गया, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, L+S यूज़ कर लेंगे। सपोज कीजिए P2 सिस्टम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, L-S को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया J की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर मोर देन हाफ फील्ड रहेगा तब L+S वैल्यू यूज़ करेंगे, अगर लेस देन हाफ फील्ड रहेगा तब हम L-S वैल्यू को यूज़ कर लेंगे। चलिए आगे चलिए, जैसे अब मैं निकालूंगा J की वैल्यू और आपको समझ में भी आएंगी कैसे हम इसको निकालेंगे। चलिए पहला देख लेते हैं P1 सिस्टम। पहला क्या देख लेते हैं, P1 सिस्टम देख लेते हैं। अगर P1 सिस्टम को हम इस तरह से ऑर्बिटल में भरते हैं तो देखिए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो S की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। कैसी हाफ, प्लस हाफ। अगर मैं बात करूं L की, तो जो S की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, S की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, प्लस हाफ आ गई। अगर मैं इसी तरह से L की वैल्यू निकालूंगा तो L की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से +1 आ जाएगी। ठीक है, और तो S की वैल्यू आ गई हाफ और L की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब देखिए जो ये ऑर्बिटल है लेस देन हाफ फील्ड है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, L-S। तो J की वैल्यू निकाल लीजिए, L-S से निकाल लीजिए। L की वैल्यू क्या है, 1 है, S की वैल्यू कितनी है, हाफ है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ आ जाएगा। तो J की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। तो आपको ये क्लियर होगा कैसे हम J की वैल्यू निकाल सकते हो। J की वैल्यू मैंने आपको बता दिया है, अगर लेस देन हाफ फील्ड होगा तो L-S यूज़ कर लेना, अगर मोर देन हाफ फील्ड होगा तब L+S यूज़ कर लेना। चलिए आगे चलते हैं और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, P2 देख लीजिए। P2 के लिए देखिए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो S की वैल्यू आ गई 1, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अभी देखिए लेस देन हाफ फील्ड है तो J की वैल्यू कितनी आएगी, L-S, तो कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, इस तरह से आ गई है। ऐसे हम क्या करके चलेंगे, L+S से L-S लेके चलेंगे। यहाँ पे देखिए जब L+S करेंगे तो 2 आ जाएगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन ग्राउंड टर्म जैसे मैंने आपको बताया हम उसको ही लेके चलेंगे। अगर लेस देन हाफ फील्ड है तो L-S कर दीजिएगा, मोर देन हाफ फील्ड है तो L+S का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिएगा। जैसे इसको देखिए P3 में देखिए ये क्या है, आपकी हाफ फील्ड है। अगर आपका हाफ फील्ड सिस्टम आ गया है, अगर आपका हाफ फील्ड सिस्टम आ गया है तब आप कोई से भी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। J की वैल्यू निकालने के लिए आप L-S को भी यूज़ कर सकते हैं, आप L+S को भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए सेम वैल्यू आती है। चलिए जैसे अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए, हुंड रूल। चलिए हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी को हम डिस्कस कर लीजिए। देखिए क्या हम इसमें बात करने वाले हैं हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी में। नंबर 1 बात क्या है, नंबर 1 पॉइंट इसमें क्या है, द टर्म हैविंग मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज़ द ग्राउंड टर्म। सपोज कीजिए आपके पास कोई इस तरह की टर्म आ गई जिसमें एक ये टर्म है 2p और एक टर्म थी 1p। मानने के लिए ऐसे मान लेते हैं कि 2 टर्म है, एक 2p है और एक 1p है। तो इसमें हमने देखा जो मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 2 है, इसमें 1 है। तो ये जिसके अंदर हमारी मल्टीप्लिसिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी वही हमारी ग्राउंड टर्म होगी। ठीक है, तो इन दोनों में अगर हम बात करें ग्राउंड टर्म कौन सी हो जाएगी हमारी, 2p। चलिए एक तो हो गया रूल ये। सेकंड रूल देखिए क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं अगर 2 टर्म हैं जिनके मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब जिसकी वैल्यू L की ज़्यादा होगी उसको हम क्या लेंगे, ग्राउंड टर्म लेंगे, उसको हम क्या लेंगे, ग्राउंड टर्म ले लेंगे। ठीक है, अगर सपोज़ कीजिए आपके जैसे कि देख लीजिए जैसे 1s हो गया और आपका क्या हो गया, 1s के साथ क्या हो गया आपका, एक 1s हो गया, एक क्या हो गया आपका 1p हो गया। ठीक है, एक 1s हो गया, एक 1p हो गया, दोनों में क्या है 2s + 1 की वैल्यू क्या है, सेम है। तब उस केस में हम देखेंगे कि L की वैल्यू किस में ज़्यादा है। P के लिए L की वैल्यू 1 आती है, S के लिए L की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम उसको ग्राउंड टर्म मान लेंगे जिसमें L की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये जो 1p है क्या आपकी बन जाएगी, एक ग्राउंड टर्म बन जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट, देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, इफ़ द सबसेल आर लेस देन हाफ फील्ड देन द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ J इज़ L-S। अगर आपकी जो सबसेल है वो लेस देन हाफ फील्ड है तब हम J की वैल्यू लेंगे L-S, और अगर आपकी सबसेल क्या है मोर देन हाफ फील्ड है तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, J की वैल्यू ले लेंगे, L+S ले लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ये 3 रूल हैं जो हुंड के मल्टीप्लिसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली बात हमें देखना है कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी वो ग्राउंड टर्म होगी। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम आ गई है तब हम क्या करेंगे,
एल वैल्यू को देखेंगे, जिसमें एल वैल्यू ज़्यादा होगी वो ग्राउंड टर्म होगी। और जे की वैल्यू के लिए हम देखेंगे कि हमारी जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है। अगर वो हाफ फील्ड है तब हम क्या करेंगे, एल माइनस एस और एल प्लस एस को यूज़ कर सकते हैं। अगर लेस देन हाफ फील्ड है तब एल माइनस एस को यूज़ करेंगे, और मोर देन हाफ फील्ड के लिए हम एल प्लस एस की वैल्यू को यूज़ करेंगे। चलिए जैसे कि देखिए P2 के लिए, देखिए P2 के लिए 3 टर्म आती है। यहाँ पे देखिए 3 टर्म P2 के लिए दी गई है, 3P 1D और 1S। ये 3 ग्राउंड टर्म आई P2 सिस्टम के लिए। अब देख लीजिए यहाँ पे जो 3P है, 3P के अंदर 2S प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, इसमें 1 है और इसमें 1 है। तो अकॉर्डिंग टू होल्ड जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी वही क्या होगी, ग्राउंड टर्म होगी है ना। अकॉर्डिंग टू हुंड रूल क्या बोलते हैं, हुंड बोलते हैं कि जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी वही ग्राउंड टर्म हो जाएगी। तो इन तीनों में से ग्राउंड टर्म कौन सी रहेगी, ये रहेगी, और ये दोनों क्या रहेंगी, यहाँ पे एक्साइटेड टर्म रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं। यह D2 सिस्टम के लिए देख लीजिए। D2 सिस्टम के लिए जो टर्म्स आती है, देखिए क्या क्या आती है, 3F आता है, 3P आता है, 1D आता है, 1G आता है और 1S आता है। ये सभी के सभी क्या हैं, एक्साइटेड टर्म हैं, और ये क्या है, हमारी ग्राउंड टर्म है। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक है 3F और एक है आपकी 3P, दो यहाँ पे चीज़ें हैं, 3F और 3P, दो यहाँ पे टर्म है। और इसमें आप देख सकते हैं जो आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है वो दोनों में सेम है। अब जब ये दोनों सेम हो जाती है, हमें देखनी है एल की वैल्यू किस में ज़्यादा है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें एल की वैल्यू कितनी है, 3 है, और इसमें अगर मैं बात करूँ एल की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो उस हिसाब से जो 3F है वो क्या है, हमारी ग्राउंड टर्म है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू हुंड ये बोलते हैं अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये दोनों की इक्वल हो जाती है तब हम उसको ग्राउंड टर्म मानेंगे जिसमें एल की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो 3F यहाँ पे क्या हो जाएगी, ग्राउंड टर्म हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं और देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे ग्राउंड स्टेट को। हमने ग्राउंड टर्म पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने वाले हैं ग्राउंड स्टेट को। देखिए ग्राउंड स्टेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2S + 1LJ। ये किसका फॉर्मूला है, ग्राउंड स्टेट का। 2S + 1 को हम निकालना सीख चुके हैं पीछे, L को निकालना सीख चुके हैं और J को निकालना सीख चुके हैं। तो हम इजीली किसी का भी ग्राउंड स्टेट निकाल लेंगे। देखिए जैसे P1 के लिए देख लीजिए, जैसे P1 के लिए देखिए, इसको ऑर्बिटल में जब हम फिल करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। S की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। और L की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो L की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, +1 आएगी। L की वैल्यू कितनी आएगी, +1 आ जाएगी। L की वैल्यू आ गई आपकी +1, S की वैल्यू आ गई हाफ। अब आपने क्या निकालना है, इसके लिए 2S + 1 चाहिए। तो 2S + 1 जब आप इसमें करेंगे प्लस तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। L की वैल्यू आपको है गिवन, सॉरी आपने निकाल ली है, कितनी निकाल ली है, 1 निकाल ली है। और 1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, P। ठीक है, तो इसकी जो ग्राउंड टर्म आई वो तो क्या आ गई, वो तो क्या आ गई आपकी 2P आ गई। अब देखिए J की वैल्यू निकाल लीजिए। ये तो क्या है, लेस देन हाफ फील्ड है। L की वैल्यू 1 है और S की वैल्यू कितनी है, हाफ है। तो इसको माइनस कर दीजिए L - S फॉर्मूले से, तो कितना आएगा, 2P 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये क्या आ गया, इसका ग्राउंड स्टेट आ गया। तो ग्राउंड स्टेट निकालना बहुत ईजी है। अगर आपको ग्राउंड टर्म निकालना आ गया है तो ग्राउंड स्टेट को आप बिजली निकाल लेंगे, 2S + 1LJ। ठीक है, ये मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। ये कैसे निकलेगा ये भी निकालना मैंने आपको बता दिया, ये भी निकालना बता दिया है। और J की वैल्यू बस उस पर ही डिपेंड करेगी कि जो आपका ऑर्बिटल है वो लेस देन हाफ फील्ड है या फिर मोर देन हाफ फील्ड है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए जैसे कि इन्होंने दो चीज़ें निकाल के दिखाई है। एक बार क्या किया, L + S करके दिखाया, एक बार आपको L - S करके दिखाया। जब आप L + S करेंगे तो J की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2। और जब आप L - S करेंगे तो कितनी आएगी, J की वैल्यू 1/2। तो दोनों को उन्होंने निकाल के दिखाया है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जब L + S किया तो J की वैल्यू 3/2 आई, और जब L - S किया तो 1/2 आई। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी 2P है वो दो इसमें स्प्लिट हो गई है। दिस इज़ ग्राउंड स्टेट, दिस इज़ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, हमें बस कैसे डिसाइड करना है कि कौन एक्साइटेड स्टेट है, कौन ग्राउंड स्टेट है, हमें देखना है L - S और L + S की वैल्यू को। अगर मोर देन हाफ फील्ड है तब यूज़ करेंगे L + S को, और अगर लेस देन हाफ फील्ड है तब यूज़ करेंगे L - S को। चलिए आगे देख लीजिए। P2 सिस्टम के लिए भी सेम बिल्कुल ऐसे ही है। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, S की वैल्यू हो गई 1, 2S + 1 की वैल्यू निकाली हमने 3, और यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और 1 के लिए कौन सा नोटेशन यूज़ करते हैं, P नोटेशन यूज़ करते हैं।
तो ये बन जाएगा आपका 3p। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ गई हैं। तो आप देख सकते हैं उन्होंने क्या किया है, l प्लस एस से लेके l माइनस एस तक की वैल्यू को निकाला है। जब आप l प्लस एस करेंगे तो l की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा और फिर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या ये वैल्यूज़ आ रही हैं जे की, और इससे हम क्या कर सकते हैं, ग्राउंड टर्म निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, कुछ तो ग्राउंड टर्म आएंगी और कुछ इसमें क्या आएंगी, एक्साइटेड टर्म आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देख लीजिए एक और एग्जांपल है, इसको भी आप समझ लीजिए। P3 में देख लीजिए, P3 में जो हम देखेंगे L की वैल्यू 0 आ जाएगी, S की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, क्योंकि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2s + 1 की वैल्यू निकाल देना है ना, आ जाएगी। L की वैल्यू आ गई है। ये क्या है, ना ये हाफ फील्ड है, ना ये ना तो ये लेस देन हाफ फील्ड है, ना ये क्या है मोर देन हाफ फील्ड है, ये क्या है हाफ फील्ड है। चलिए अभी देखिए इसमें आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, L प्लस एस यूज़ कर लीजिए या फिर L माइनस एस यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो इससे आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहाँ पे जो ग्राउंड टर्म आएगी वो कितनी आएगी, 4s 3/2 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए यहाँ पे देयर इज़ नो ट्रांजिशन फॉर P3 हाई स्पिन D5 एंड F7। बोलता है कि जो आपका P3 सिस्टम होता है और जो आपका D5 सिस्टम होता है और जो F7 सिस्टम होता है उसमें कोई भी ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जब जैसे अपने यहाँ पे P3 निकाला तो P3 में केवल एक ही टर्म आई जो कि ग्राउंड टर्म थी, इसमें कोई एक्साइटेड टर्म आई ही नहीं। जब एक्साइटेड टर्म नहीं आएगी तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास एक्साइटेड टर्म है ही नहीं। तो P3 सिस्टम के लिए, D5 सिस्टम के लिए और F7 सिस्टम के लिए एक्साइटेड टर्म्स नहीं आती। अगर एक्साइटेड टर्म नहीं आएगी तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में भी नहीं जा पाएगा, इसलिए ट्रांजिशन भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे लिखा भी है, आप इसको नोट कर सकते हैं, देयर इज़ नो ट्रांजिशन फॉर P3 हाई स्पिन D5 एंड F7 सिस्टम। P4 के लिए देख लीजिए, P4 के लिए देख लीजिए, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। 2s + 1 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे जब आप L की वैल्यू निकालेंगे तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, L की वैल्यू 1 आ जाएगी। आप क्या कीजिए, आप फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला, 2s + 1 LJ। 2s + 1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 लिख दिया मैंने। और L की वैल्यू कितनी है, 1। अगर 1 आती है L की वैल्यू तो कौन सा नोटेशन यूज़ करते हैं, P, तो 3p हो गया। अब देख लीजिए ये मोर देन हाफ फील्ड है, मोर देन क्या है, हाफ फील्ड है, तो L प्लस एस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। L प्लस एस वाला फॉर्मूला देखिए क्या लगेगा, L की वैल्यू कितनी है, 1 है, S की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्या आएगा 3p2। तो 3p2 यहाँ पे क्या हो गई, ग्राउंड टर्म हो गई। और टर्म भी आ सकती है 3p1, 3p0 भी आ सकती है इससे। ठीक है, हम इन्होंने क्या किया, तीनों टर्म को आपको बना के दिखाया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक ग्राउंड टर्म आ गई और 2 आ गई आपकी एक्साइटेड टर्म। ठीक है, ये आ गई आपकी एक्साइटेड टर्म। जो हुन रूल को फॉलो करेगी वो हमारी क्या रहेगी, ग्राउंड स्टेट रहेगी, बाकी सब क्या रहेंगी, एक्साइटेड स्टेट रहेगी। चलिए ऐसे ही P5 के लिए देख लीजिए, P5 में भी देख लीजिए, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू हो गई हाफ, 2s + 1 की वैल्यू हो गई 2। L की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आएगी 1 आएगी। 1 के लिए नोटेशन क्या यूज़ करते हैं, P यूज़ करते हैं, तो ग्राउंड टर्म आ गई आपकी 2p। J की वैल्यू निकाल लेना, देखें J की वैल्यू कैसे निकालेंगे, L प्लस एस से लेके कहाँ तक, L माइनस एस तक निकाल लेना। मोर देन क्या है, हाफ फील्ड है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, L प्लस एस लगेगा। तो देख लीजिए L की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू हाफ है, तो कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, है ना। J की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या है, 2s + 1 LJ रख दीजिए यहाँ पे। जब आप रखेंगे तो कितना ग्राउंड स्टेट आएगा, 2p 3/2। लेकिन ये भी आ सकता है 1/2 भी आ सकता है, लेकिन ये आएगा आपका L माइनस एस से करके। चलिए आगे देखिए, जनरलाइजेशन कुछ देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरलाइजेशन। देखिए जो ग्राउंड टर्म Pn के लिए होगी, जो ग्राउंड टर्म होगी Pn के लिए, वो P6 माइनस n के लिए भी होगी। जो Dn के लिए ग्राउंड टर्म रहेगी वो D10 माइनस n के लिए रहेगी। जो Fn के लिए रहेगी आपकी ग्राउंड टर्म, वो F14 माइनस n के लिए भी रहेगी। जैसे सपोज कीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने P2 ले लिया, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, P6 माइनस 2 कर देंगे, तो क्या आएगा, P4 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो P2 की ग्राउंड टर्म आएगी वो P4 की भी आएगी। ठीक है, जो आपकी P2 की ग्राउंड टर्म रहेगी वो P4 की भी रहेगी। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ ऊपर, देखिए
P4 की और P2 की मैं आपको ग्राउंड टर्म दिखाता हूँ। तो P4 में देखिए ग्राउंड टर्म क्या है 3P2। और अब देख लेते हैं P2 सिस्टम के लिए। तो P2 सिस्टम को देखिए यहाँ पे, देखिए P2 सिस्टम के लिए देख लीजिए कितनी आ रही है 3P0 है ना। तो दोनों के लिए दोनों में क्या आ रही है, केस में सेम आ रही है। इसलिए जो ग्राउंड टर्म P2 की रहेगी वही किसकी रहेगी, P4 की भी रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि जो Pn के लिए आपकी ग्राउंड टर्म रहेगी वही किसके लिए रहेगी, P6 माइनस n के लिए भी रहेगी। जैसे P2 के लिए मैंने आपको दिखाया भी पीछे, तो ये कितनी आई 2P के लिए मैं फिर से दिखाता हूँ। और देखिए जैसे आपका P2 है वैसे क्या आएगा आपका P4 आ जाएगा। जब आप यहाँ पे दो वैल्यू रखेंगे तो P2 और P4 आ जाएगा और इसकी ग्राउंड टर्म क्या आएगी, सेम आएगी। देखिए ग्राउंड टर्म मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, फिर से देख लीजिए इसको। जैसे P4 सिस्टम है, इसकी ग्राउंड टर्म क्या है यहाँ पे 3P है ना। ग्राउंड टर्म यहाँ पे क्या है 3P है, देख सकते हैं दिस इज ग्राउंड टर्म। अगर इसको पूरा लेके चलेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्राउंड स्टेट बन जाएगा, है ना। तो ग्राउंड टर्म की हम बात कर रहे हैं। तो ग्राउंड टर्म P4 सिस्टम की क्या है 3P है। और उसी तरह से अगर P2 सिस्टम की मैं बात करूँ तो P2 सिस्टम में भी आप देख सकते हैं जो ग्राउंड टर्म है वो क्या है 3P ही है ना। यहाँ पे भी क्या है 3P है, वहाँ पे क्या है 3P है ना। तो ओवरऑल कहने की बात ये है जो Pn सिस्टम की ग्राउंड टर्म होगी वही P6 माइनस n की भी रहेगी, है ना। क्योंकि एक p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। जैसे अगर D2 की बात करूँ तो D2 की ग्राउंड टर्म वही रहेगी जो क्या रहेगी D8 की रहेगी, है ना। जब यहाँ पे हम 2 रख देंगे वैल्यू तो यहाँ 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो D2 के लिए ग्राउंड टर्म आएगी वही D8 के लिए भी आएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस आपने क्या याद रखना है, क्योंकि D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 10 आ सकते हैं। तो यहाँ पे 10 में से माइनस करना है। जैसे ऐप के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14 आ सकते हैं, तो 14 से माइनस कर देना है। तो ओवरऑल ये है कि अगर आपको Pn की ग्राउंड टर्म पता है तो आपको P6 माइनस n के भी ग्राउंड टर्म पता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं माइक्रोस्टेट की। बात कर लेते हैं माइक्रोस्टेट की। देखिए माइक्रोस्टेट क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ वेज इन विच इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम कैन बी रिप्रेजेंट। इसमें बोला जा रहा है कि जो माइक्रोस्टेट होती है वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ वेज होते हैं जिसमें हम किसी इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिटल के अंदर भर सकते हैं। जैसे मेरे पास P1 सिस्टम है तो इसको मैं कैसे भर सकता हूँ, इस ऑर्बिटल में ऊपर की तरफ भर सकता हूँ, या फिर इसी ऑर्बिटल में नीचे की तरफ भर सकता हूँ, या फिर इसको बीच वाले ऑर्बिटल में ऊपर की तरफ डाल सकता हूँ, या फिर इसको नीचे की तरफ डाल सकता हूँ, या फिर मैं इसको लास्ट वाले ऑर्बिटल में डाल सकता हूँ, या फिर इस वाले में भी मैं इसको डाल सकता हूँ। देख लीजिए आप, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 6 ओरिएंटेशन यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो जितने नंबर ऑफ वेज होंगे जिसमें हम किसी इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं ऑर्बिटल्स में, उसको क्या बोला जाएगा, माइक्रोस्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ वेज में हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी ऑर्बिटल में, उसको क्या बोला जाता है, उसका माइक्रोस्टेट बोला जाता है। चलिए देखिए फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल में है ये, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन एंड फैक्टोरियल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन माइनस गिवन इलेक्ट्रॉन। देखिए इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकाल सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूले को मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, इससे आप इजीली इसको कर पाएंगे। देखिए जैसे P2 सिस्टम दे दिया, P2 सिस्टम मेरे को दे दिया, तो मैक्सिमम P ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, फैक्टोरियल 6 ले लिया। जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में आ सकते हैं मैंने इसको ऊपर लिख दिया। नीचे फैक्टोरियल में मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तो देखिए हमको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दिए गए हैं, तो फैक्टोरियल में मैंने 2 लिख दिया। अब देखिए आगे क्या है, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं और गिवन कितने हैं। तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, गिवन कितने हैं, 2 हैं, तो इसको मैंने माइनस कर दिया। तो क्या हो गया, 6 माइनस 2 हो गया। अब देखिए आगे इसको कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाई क्या, फैक्टोरियल 6 को डिवाइड कर देंगे किससे, फैक्टोरियल 2 से, और इधर क्या बच जाएगा 6 माइनस 2 जब हम करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया इसको, जैसे इसमें करके भी दिखाया है, देख सकते हैं आप। इससे पहले जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं P ऑर्बिटल में वो लिख दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गिवन है वो लिख दिए, और मैक्सिमम में से हमने गिवन को माइनस कर दिया। ठीक है, जैसे P2 के लिए
मैक्सिमम पी ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, तो ऊपर लिख दिया 6। दिए कितने गए हैं, P2 सिस्टम दे दिया गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 मैंने यहाँ लिख दिया। और फिर क्या किया हमने, मैक्सिमम में से गिवन माइनस कर दिया। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व कैसे करते हैं, देखिए अगर आपको फैक्टोरियल 6 दे दिया गया है तो उसको कैसे ओपन करते हैं, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको सोल्व करते हैं। जैसे फैक्टोरियल जैसे 4 है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, 4 × 3 × 2 × 1। इस तरह से हम फैक्टोरियल क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। चलिए अब देखिए फैक्टोरियल 6 ऐसे ही रहा, जब इसमें से माइनस किया तो फैक्टोरियल 4 हो गया। अब देखिए फैक्टोरियल 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 × 5 और आगे क्या लिख दिया हमने, फैक्टोरियल 4, क्योंकि फैक्टोरियल 4 को जब आप खोलेंगे तो क्या आएगा, 4 3 2 1। अब इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ऊपर क्या बचा, 30 बच गया, 30, और उसे किससे डिवाइड करना है, 2 से, तो कितना आ गया आपके पास, 15 आ गया। तो क्लियर हुआ होगा आपको। अगर जैसे सपोज कीजिए मेरे को P3 दे देता, मेरे को P3 सिस्टम दे देता, तो मैक्सिमम P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, तो फैक्टोरियल 6 हो गया। गिवन कितने हैं, 3 हैं, और मैक्सिमम में से गिवन हमें क्या करना है, -6 में से क्या माइनस कर दो, 3। तो देख लीजिए क्या आता है मेरे पास, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3। ऊपर वाले को खोल लो, 6 × 5 × 4 और इसे फैक्टोरियल 3 तक छोड़ दिया। एक फैक्टोरियल 3 से एक फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए क्या बचा मेरे पास, ऊपर क्या बचा मेरे पास, 6 × 5 × 4 और नीचे क्या बचा मेरे पास, फैक्टोरियल 3 बचा, उसको मैंने खोल लिया ऐसे, तो देखिए इससे कट गया तो क्या आएगा मेरे पास, 20 आ जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। इससे हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्टेट निकाल सकते हैं। D2 सिस्टम के लिए देख लीजिए, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10, भर दिए। गिवन कितने हैं, 2, यहाँ रख दिया। मैक्सिमम माइनस गिवन कर दिया, 10 - 2 तो 8 आ गया। इसको सोल्व कर लिया, इससे कट गया तो 90/2 कर दिया तो 45 माइक्रोस्टेट आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने इजीली माइक्रोस्टेट निकालना सीख लिया। चलिए अब यहाँ पे एक टेबल है, इसको भी ध्यान से आप देख लीजिए। देखिए टेबल को, अगर P1 और P5 सिस्टम है तो जैसे हमने पीछे आपको बताया, उसके लिए ग्राउंड टर्म क्या आएगी, सेम आएगी, और इनके लिए जो माइक्रोस्टेट आएगी वो 6 आती है। P2 और P4 सिस्टम के लिए ग्राउंड टर्म क्या आएगी, 3P आएगी, और उसके लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से P3 सिस्टम के लिए अगर हम देखें तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी, 20 आती है, मैंने आपको पीछे निकाल के दिखाया, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सभी यहाँ टेबल्स में दिखाई गई है कि किसके लिए कितनी माइक्रोस्टेट आती हैं। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, अगर हमें सपोज कीजिए कुछ इस तरह का सिस्टम दे दिया गया, जैसे 2P दे दिया, हमें कोई ग्राउंड टर्म दे दी गई, हमसे दे दी कोई ग्राउंड टर्म दे दिया, और ग्राउंड टर्म देकर हमसे पूछे कि इसमें कितने माइक्रोस्टेट हैं। कोई ग्राउंड टर्म मेरे को दे दिया और उसमें बाद में मेरे से पूछा गया कि इसमें माइक्रोस्टेट कितने हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2s+1 × 2l+1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इससे आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें 2s+1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। P के लिए L की क्या वैल्यू होती है, 1, तो 2 × 1+1, तो देख लीजिए क्या आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3, और 3 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्या दे दिया जाए, ग्राउंड टर्म दे दिया जाए, तो आप फॉर्मूला लगाना है आपने 2s+1 2l+1, और उससे आप क्या कर सकते हैं, ईजिली माइक्रोस्टेट निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया, जैसे 2P के लिए मैंने आपको निकाल के दिखाया, तो 2s+1 की वैल्यू 2 हो गई, 2l+1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 1 क्या है यहाँ पे, P के लिए अगर L की वैल्यू 1 होती है तो P नोटेशन आता है, तो 1 यूज़ कर लिया, इस तरह से 6 आ गया। इसी तरह से ये कैलकुलेट कर लिया, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है ग्राउंड टर्म दे दिया जाए, तब हम क्या करेंगे, तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके माइक्रोस्टेट निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और चीज़ देख लीजिए, कुछ और चीज़ देख लीजिए। अगर आपके पास कोई कम्प्लीटली फिल्ड सबसेल है, उसका ग्राउंड टर्म हमेशा क्या होगा, 1s रहेगा। अगर आपके पास कोई कम्प्लीटली फिल्ड सबसेल है, जैसे P6 है, या फिर S2 है, या फिर आपके पास D10 है, या फिर आपके पास F14 है, उनके लिए जो ग्राउंड टर्म रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, 1s रहेगी। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कैसे रहेगी। जैसे P6 ले लिया मैंने क्या ले लिया, P6, इस तरह से ये मैंने P6 ले लिया है,
और इसमें देखिए एस की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि जितने अप साइड है इलेक्ट्रॉन उतने नीचे की साइड है, माइनस में जितनी वैल्यू उतनी प्लस में भी है। एल की वैल्यू भी देखिए 0 ही आएगी, है ना, दोनों की वैल्यू 0 आ गई। जब एल की वैल्यू 0 आती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एस नोटेशन को यूज़ कर लेते हैं। तो 2s + 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, 1 आ जाएगी 2s + 1 की वैल्यू यहाँ से, क्योंकि एस की वैल्यू 0 है। एल की वैल्यू हमने एस लगा ली यहाँ पे, तो क्या आ गया, 1s आ गया, है ना। तो जब भी हमारे पास कम्प्लीटली फिल्ड सबसेल्स रहेंगी उसमें हमेशा क्या रहेगा, ग्राउंड टर्म ऑलवेज क्या रहेगी, 1s रहेगी, ठीक है। चलिए दूसरे वाला देख लीजिए। फॉर हाफ फील्ड सबसेल, जब आपकी सबसेल क्या रहेंगी, हाफ फील्ड रहेंगी, उसके लिए ग्राउंड टर्म यूज़ करेंगे, वो क्या यूज़ करेंगे, n+1s को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी ग्राउंड टर्म के बारे में। हमने पीछे भी क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कपलिंग, SS कपलिंग, LL कपलिंग, LS कपलिंग। उसके बाद हमने देखा ग्राउंड टर्म क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, कौन एक्साइटेड स्टेट रहेगा, कौन ग्राउंड स्टेट रहेगा, ये हमने पढ़ा। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हम कैसे निकालेंगे वो हमने देखा। और हमने कुछ क्या देखे, ग्राउंड टर्म के हमने फॉर्मूलाज भी देखे, है ना, कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। चलिए अब देख लीजिए सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या होते हैं आपके ट्रांजिशन के लिए। देखिए सिलेक्शन रूल की अगर मैं बात करूँ, जैसे ये कोई ग्राउंड स्टेट है और ये कोई एक्साइटेड स्टेट है और किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकल के यहाँ जाना है, तो 2 रूल्स के लिए होते हैं। नंबर 1, डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा 0 होना चाहिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं द चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो क्या होनी चाहिए, हमेशा 0 होनी चाहिए। अगर डेल्टा एस की वैल्यू या फिर चेंज इन मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 0 आ रही है, तब ट्रांजिशन अलाउड होगी। अगर आपकी चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी 0 के इक्वल नहीं आ रही है, तब ये फॉरबिडन ट्रांजिशन हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए। देखिए जैसे D1 सिस्टम लिया, D1 सिस्टम यहाँ पे लिया, और D1 सिस्टम को जैसे मैंने T2 रिजीम भरा, तो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफ़र हुआ, अभी भी एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पहले भी स्पिन कितनी थी, हाफ थी, अभी भी स्पिन कितनी है, हाफ है, क्योंकि पहले भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, अभी भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब मैं डेल एस की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, S2 - S1। यहाँ पे भी एस की वैल्यू हाफ है, यहाँ पे भी एस की वैल्यू हाफ है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन क्या है, क्योंकि डेल एस की वैल्यू क्या आई, 0 आई, तो ये ट्रांजिशन क्या है, अलाउड है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। D4 सिस्टम को देखिए आप, D4 सिस्टम आप देखिए, और D4 में आप देखिए, जैसे पहले मैंने भरा यहाँ, तो ये क्या है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट करा दिया मैंने, ऐसे करा दिया, तब भी देखिए, तब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 ही थे, अभी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, अभी भी एस की वैल्यू कितनी है, 2 है। जब आप डेल्टा एस निकालेंगे तो इसमें इसको माइनस कर देना, 2 - 2 कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये ट्रांजिशन भी अलाउड है, ठीक है, ये ट्रांजिशन भी क्या है, अलाउड। अब इस ट्रांजिशन को जरा देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के वहाँ पेयर करा दिया, तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 थे ऊपर, इसमें कितने हैं, 2 हैं। इसमें एस की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, इसमें एस की वैल्यू कितनी है, 1 है। जब आप डेल्टा एस निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 - 1 कर देंगे, 2 - 1 करके क्या आएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन डेल्टा एस की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 0 आनी चाहिए थी, 0 आ नहीं रही, इसका मतलब ये ट्रांजिशन क्या है, फॉरबिडन है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। जैसे इसको देखिए, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन आपने ऊपर एक्साइट कराया, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए, तो ये हो गया 3/2, ये क्या था आपका 5/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा एस जो चेंज आएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी में, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं है, या फिर ये स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है। चलिए एक और सिलेक्शन रूल देख लीजिए। ये सिलेक्शन रूल है ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, जिसको लेपर्टे रूल भी बोला जाता है। ये बोलता है कि जो डेल्टा एल है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल नहीं है तब ये अलाउड ट्रांजिशन रहेगी, अगर 0 के इक्वल है आपकी वैल्यू, तब वो फॉरबिडन ट्रांजिशन हो जाएगी। डेल्टा एल की वैल्यू हमेशा +-1 होनी चाहिए। देखिए क्या, इसको समझेंगे क्या ये बोल रहा है इसमें। जो डेल्टा एल है उसकी वैल्यू +-1 होनी चाहिए, ठीक है। जो डेल्टा एल की वैल्यू होती है वो +-1 होनी चाहिए। देखिए कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अगर p ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में ही क्या हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है, तो इन दोनों के लिए देखिए l की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। इसके लिए भी l की वैल्यू क्या, 1, इसके लिए भी l की वैल्यू क्या, 1। जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब p से p में जो ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन है। इसी तरह से d से d में ट्रांजिशन फॉरबिडन रहेगी, और f से f में ट्रांजिशन क्या रहेगी,
फॉरबिडन रहेगी। देखिए जो डेल्टा एल की वैल्यू होनी चाहिए वो ±1 होनी चाहिए। कुछ और रूल भी देख लीजिए। जीरेड से जीरेड में क्या रहेगी, ट्रांजिशन फॉरबिडन रहेगी। अनजीरेड से अनजीरेड में क्या रहेगी, फॉरबिडन रहेगी। जी स्टैंड करता है जीरेड और यहाँ पे क्या है, यू स्टैंड करता है अनजीरेड के लिए, ठीक है। लेकिन जी से यू में ट्रांजिशन हो सकती है या फिर यू से जी में ट्रांजिशन हो सकती है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लेपर्टे, ये अलाउड है। अब देखिए जो आपके एस और डी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, जीरेड होते हैं। एस और डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, जीरेड होती है, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। जो आपके पी और एफ ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अनजीरेड होते हैं, उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो ये है कि जीरेड से जीरेड ट्रांजिशन क्या है, फॉरबिडन है। अनजीरेड से अनजीरेड क्या है, फॉरबिडन है। लेकिन जीरेड से अनजीरेड और अनजीरेड से जीरेड ट्रांजिशन क्या रहेगी, हमारी अलाउड ट्रांजिशन ये रहेगी। चलिए आगे देख लीजिए, कुछ और रूल देखिए। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन से पहले मैं दो चीज़ आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि अगर कोई ट्रांजिशन होनी है उसमें डेल्टा एस की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, और डेल्टा एल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ±1 होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजिशन है वो एस से पी में होनी चाहिए, पी से डी में होनी चाहिए और डी से एफ में ट्रांजिशन होनी चाहिए, या फिर एफ से डी में ट्रांजिशन हो, या फिर पी से डी में हो, या फिर पी से एस में ट्रांजिशन हो। तो इस तरह की जो ट्रांजिशन रहेगी वो लेपर्टे अलाउड रहेगी। चलिए रिलैक्सेशन देख लीजिए। रिलैक्सेशन क्या बोलता है, जो नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक कंपाउंड होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है वो इंटेंस कलर देते हैं। जैसे टेट्राहेड्रल कोई कॉम्प्लेक्स हो गया, वो क्या करेगा, इंटेंस कलर देगा, क्योंकि उसके अंदर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस गिव डार्केस्ट कलर देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो डार्क होता है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। जैसे अगर हम कोबाल्ट की रिएक्शन कराएं Cl के साथ तो बनता है क्या, COCl4, जो कि डीप ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। ये क्या होता है, एक डीप ब्लू कलर का कंपाउंड होता है और ये टेट्राहेड्रल भी होता है। चलिए एक और कंपाउंड देखिए, Ml5L-, ये ऑक्टाहेड्रल तो है लेकिन इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये भी क्या करेगा, इंटेंस कलर देगा। अब यहाँ पे देखिए अगर आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ड्यू टू अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स गेट नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टेक प्लेस, दिस इज कॉल्ड वाइब्रोनिक कपलिंग। देखिए अगर आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, जॉन टिलर डिस्टॉर्शन हो गया है, जिससे क्या हो गए, दो बॉन्ड लॉन्ग हो गए या छोटे हो गए, तब उस केस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होती है, वाइब्रोनिक कपलिंग होती है, जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन होती है वो आने लगती है। ठीक है, तो ये कुछ रिलैक्सेशन थे। यहाँ पे एक टेबल है, इसको थोड़ा सा हम छोटा सा कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। देखिए चलिए अब देखिए इसको, अगर आपका स्पिन भी अलाउड है, स्पिन अलाउड बोले तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, 0 है, और ऑर्बिटल भी अलाउड है बोले तो क्या, डेल्टा एल की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो उस केस में बोलेंगे जो स्पेक्ट्रा आएगा उसको बोलेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और इसमें जो आपका एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, 10,000 से ज़्यादा आ रही है। जैसे आपका क्या हो गया, टाइटेनियम वाटर का एग्जांपल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो गया, इसके अंदर क्या होते हैं, दोनों ही अलाउड होते हैं। अगर आपका स्पिन अलाउड है और ऑर्बिटल क्या है, फॉरबिडन है, लेकिन ये यहाँ पे क्या होगी, जो ट्रांजिशन होगी वो पार्शियली अलाउड रहेगी। किसकी वजह से, पीडी मिक्सिंग की वजह से। इसमें क्या आएगा, डीडी स्पेक्ट्रा आएगा, और इसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी एब्जॉर्प्शन की वो कितनी रहेगी, 500 ही रहेगी, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड हो गया, टेट्राहेड्रल होता है, इंटेंस कलर भी देता है, जैसे हमने पीछे ऊपर देखा भी है। तो ओवरऑल कहने की बात ये है, अगर स्पिन अलाउड है और ऑर्बिटल अलाउड नहीं है ना, फॉरबिडन है, तब पीडी मिक्सिंग होती है और ये डीडी स्पेक्ट्रा आता है। यहाँ नीचे देखिए इन तीनों में ही क्या आ रहा है, डीडी स्पेक्ट्रा आ रहा है। अगर आपकी स्पिन अलाउड है और ये लेपोर्ट ये क्या है, फॉरबिडन है, और आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, वाइब्रेनिक कपलिंग होती है। मैंने आपको बताया ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, वाइब्रेनिक कपलिंग होती है, जिसकी वजह से डीडी स्पेक्ट्रा आता है। अब देखिए अगर आपका डेल एस भी फॉरबिडन है और डेल्टा एल भी फॉरबिडन है, तब क्या होगा कि जो ट्रांजिशन होगी वो पार्शियली अलाउड होगी, क्योंकि यहाँ पे पीडी मिक्सिंग हो जाती है। और ये कब होगा आपका, जब डीडी स्पेक्ट्रा आएगा। ठीक है, डीडी स्पेक्ट्रा आएगा। इसमें देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन की वैल्यू बहुत कम आ रही है, एग्जांपल के लिए ये हो गया। तो मैंने आपको ओवरऑल ये बताया कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है
अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या रहेगा, वाइब्रोनिक कपलिंग रहेगी। वाइब्रोनिक कपलिंग की वजह से वहाँ पे ट्रांजिशन पे स्पेक्ट्रा आएगा। लेकिन जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे, जो टेट्राहेड्रल होंगे, वहाँ पे पीडी मिक्सिंग होगी, वहाँ पे क्या होगी, पीडी मिक्सिंग होगी, जिसकी वजह से ट्रांजिशन आती है। तो ये एक टेबल थी, इसको मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपके दोनों ही फॉरबिडन हो गए, भाई स्पिन भी फॉरबिडन है और ये भी आपका क्या हो गया है, फॉरबिडन हो गया है, तब क्या होगा, डी स्पेक्ट्रा आएगा किसी केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में। और यहाँ पे भी क्या होगी, आपकी वाइब्रोनिक कपलिंग रहेगी। तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए इसको अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और देखिए, जो आपकी डी ट्रांजिशन होती हैं वो लेपोर्टो फॉरबिडन रहती है, लेपोर्टे फॉरबिडन रहती है। टेट्राहेड्रल के अंदर पीडी मिक्सिंग होती है और ऑक्टाहेड्रल के अंदर वाइब्रोनिक कपलिंग होती है। चलिए ये सब चीज़ें हमने देख ली है। अब हम देख लेते हैं ग्राउंड टर्म, जो कि हमें यूज़ आएंगी ऑर्गल डायग्राम में और तनाबे सुगानो डायग्राम में। ठीक है, ग्राउंड टर्म के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। जैसे अगर आपका एस ऑर्बिटल है तो उसके लिए ऑक्टा में जो ग्राउंड टर्म आएगी वो A1G आएगी, और टेट्रा के लिए G हटा देंगे क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो A1 रह जाएगा। और इसके डीजनरेसी कितनी रहेगी, 1, क्योंकि एस ऑर्बिटल के अंदर एस सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही होता है, तो उसकी डीजनरेसी क्या आ गई, 1। पी के लिए क्या होता है, T1G यहाँ पे रहता है ग्राउंड टर्म, और टेट्रा में क्या हो जाता है, T1 हो जाएगा। इसकी डीजनरेसी कितनी रहेगी, 3 रहेगी, क्योंकि पी ऑर्बिटल में कितने, पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। ठीक है, इसी तरह से डी के लिए EG T2G रहेगा, F के लिए A2G T2G T1G रहेगा। और जब हम टेट्रा की बात करेंगे इनमें से G हट जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ रहा है ना। और इसी तरह से G के लिए भी देख लीजिए, A1G T1G EG और T2G, ये क्या नहीं, ग्राउंड टर्म रहेगी। और टेट्रा के लिए इनको हटा लेते हैं। अब देखिए क्या चीज़ें हैं। A1 का मतलब ये है सिंगली डीजनरेट। A1 का मतलब क्या होता है, सिंगली डीजनरेट, मतलब एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसके अंदर और वो क्या है, सिंगली डीजनरेट है। T1 का मतलब होता है, T का मतलब होता है ट्रिपली डीजनरेट, जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल हो और वो डीजनरेट फॉर्म में हो। तो आपको मैंने बता दिया, A1 क्या होगा, सिंगली डीजनरेट, T क्या होगा, ट्रिपली डीजनरेट, और E होगा आपका डबली डीजनरेट, है ना, डबली डीजनरेट। तो देखिए S के अंदर एक ही ऑर्बिटल है इसलिए A यूज़ किया गया, P के अंदर 3 ऑर्बिटल है इसलिए T यूज़ कर लिया, D के अंदर 5 ऑर्बिटल है तो एक T यूज़ कर लिया, एक E यूज़ कर लिया। जैसे F के अंदर क्या है, 7 ऑर्बिटल हैं तो एक T1G यूज़ कर लिया, एक T2G यूज़ कर लिया और एक A2G यूज़ कर लिया। इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 1। G में देख लीजिए, G में टोटल को ऑर्बिटल कितना आएंगे, 9 आ जाएंगे। 3 इसके लिए आ गया, 3 इसके लिए, 2 इसके लिए और 1 इसके लिए, टोटल हो गई 9। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी है, इसको आप देख सकते हैं। जो आपका S होता है वो कभी भी स्प्लिट नहीं होगा, वो कहाँ होगा, वो ट्रांसफ़र होगा। जो आपका S है वो क्या रहेगा, स्प्लिट नहीं होगा, हाँ ट्रांसफॉर्म वो हो सकता है। G यूज़ करेंगे ऑक्टाहेड्रल के लिए, A1 यूज़ करेंगे किसके लिए, मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, और E1 किसके लिए यूज़ करेंगे, डबल डीजनरेट के लिए, और T1 किसके लिए यूज़ करेंगे, ट्रिपल डीजनरेट के लिए, और F किसके लिए यूज़ करेंगे। अब क्या होता है, जो आपका 3 सेट में स्प्लिट होता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, ये देखिए जो आपका F है वो 3 सेट में क्या हुआ, स्प्लिट हो गया। किस किस में, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, T1G T2G और A2G। ठीक है, तो इन तीनों में क्या हो गया, ये स्प्लिट हो गया है। चलिए आगे चलिए। ऐसे ही P भी आपका स्प्लिट नहीं होता, वो कैसे होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। हाँ, जहाँ पे हमने A यूज़ किया है, जहाँ पे हमने A यूज़ किया है, A1G वगैरह यूज़ किया, वहाँ पे हम B भी यूज़ कर सकते हैं अगर JTD हो जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद है, इफ़ वी हैव द वैल्यू ऑफ J द ओरिएंटेशन विल बी 2J+1। ठीक है, जैसे कि J की वैल्यू 0 आ गई तो ओरिएंटेशन 1 रहेगी, J की वैल्यू 1 आ गई तो ओरिएंटेशन 3 रहेगी। अब है हमारा ऑर्गल डायग्राम, ये हमारा ऑर्गल डायग्राम है, और ऑर्गल डायग्राम को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास हम कर लेंगे, उसमें हम ऑर्गल डायग्राम को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आने वाले सभी पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।